वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन क्विक रिवीजन एंड द सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट 1 वेक्टर स्पेस का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेस, क्वेश्चन स्पेस एंड ऑल द स्मॉल एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने इतने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर? इसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं LIN LD वेक्टर्स। देखिए इसकी डेफिनेशन, इफ अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2 प्लस सो ऑन अप टू अल्फा एन Vn is equal to 0 vector implies all the alpha is equal to 0, then the vector V1 up to Vn are called linearly independent, otherwise it is called linearly dependent। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन रहे उसे जीरो वेक्टर से हम इक्वेट कर रहे हैं। अगर ऑल द स्केलर, जितने भी स्केलर है वो अगर वो जीरो आ गए तो सारे वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कोई स्केलर अगर नॉन जीरो आ गया, मतलब अदरवाइज मतलब कोई स्केलर अगर नॉन जीरो आ गया तो फिर वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई स्केलर नॉन जीरो आ गया तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, फिर वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए वो तब क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऑल द स्केलर जीरो हो गए तो फिर ये क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अ सिंगलटन वेक्टर V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली V इज नॉन जीरो। ठीक है, जैसे अब ये सिंगलटन वेक्टर है अगर हमने लिया तो इस तरह से हम डेफिनेशन देखें तो अल्फा इंटू वी, इसको हम जीरो से इक्वेट किया तो मुझे क्या ये क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए। मस्ट इम्प्लाइज अल्फा शुड इक्वल टू जीरो, ये मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने वी नॉन जीरो ले लिया तभी तो अल्फा जीरो मिलेगा ना। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो, ओनली आइदर वन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है, तो मैंने वेक्टर नॉन जीरो ले लिया तभी तो अल्फा की वैल्यू जीरो आएगी ना, और तभी फिर वेक्टर हमारा जो वी है क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एनी नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंगलटन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर आ गया, किसी वेक्टर के सेट में अगर जीरो वेक्टर आ गया तो वो कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, that is if the vectors v1 v2 v3 vn are linearly independent then all the vectors are non-zero। ठीक है, तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है तो सारे वेक्टर्स क्या होंगे, नॉन जीरो। ठीक है, एंड सो एनी सेट ऑफ द वेक्टर कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। और यहाँ इसमें से अगर कोई भी अगर जीरो हो गया तो ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सिंगल वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब वो क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, the vectors v1 and v2 are linearly dependent if and only if one of them is a scalar multiple of other। तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल अगर हो गया तो फिर उनमें क्या होगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो फिर वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब अगर इसका इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसकी ट्रिक बनाए तो कैसे होगी, देखिए द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो, दैट इज द डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इज नॉन जीरो। ठीक है, और अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो ये क्या होगा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा तभी डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, और तब फिर वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो वेक्टर्स है उसको आपको रोज में लेना है और उनका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर वो नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो जीरो है तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3/3 के लिए। द वेक्टर्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 in R cube are linearly independent if and only if this determinant is non-zero। तो देखिए यहाँ पे हमने इनको रो में ले लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड z1 z2 z3। उनका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो ये क्या वेक्टर्स रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर ये जीरो आ गया डिटर्मिनेंट तो ये फिर वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर के थ्योरम्स। Let V be the vector space and v1, v2, v3 up to vn belong to this vector space. Then first, if V belongs to the linear span of v1, v2 up to vn, then the set V up
V1 V2 V3 अप टू Vn इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो V है ये लीनियर स्पैन में चला गया V1 से लेके Vn में, मतलब क्या V को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इस वेक्टर में V1 V2 V2 Vn के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं V वेक्टर इस सेट के अंदर इंक्लूड करूंगा तो ये फिर वेक्टर क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि V को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इन सभी के। ठीक है। And second, if V does not belong to this linear span V1 to Vn, then the set V1 V2 up to Vn is linearly independent। अगर वो लीनियर स्पैन के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं हम लिख सकते, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। इसलिए ये सेट क्या हो गया हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, एनी सबसेट ऑफ Li सेट इज ऑल्सो Li एंड एनी सुपर सेट ऑफ Ld सेट इज ऑल्सो Ld। इसका मतलब क्या, अगर A सबसेट ऑफ B है तो हम B को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, एंड A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है। तो अगर B क्या हो गया, Li हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसके अंदर सारे क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो A तो B में कंटेन करने वाला है, तो A के अंदर भी सारे क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसलिए सबसेट ऑफ Li सेट इज ऑल्सो Li। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सुपर सेट ऑफ Ld सेट इज ऑल्सो Ld। तो समझ लीजिए यहाँ पे C सबसेट ऑफ D है और क्या है, सुपर सेट ऑफ Ld सेट इज ऑल्सो Ld। तो देखिए अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो इसके अंदर सारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और ये C सेट D के अंदर बिलोंग करने वाला है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहाँ बिलोंग करेंगे, फिर से D के अंदर बिलोंग करेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा फिर, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये क्या है, इसका सुपर सेट है। तो एनी सुपर सेट ऑफ Ld सेट इज ऑल्सो Ld। ठीक है। तो चलिए अभी इसके करते हैं MCQs क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द वेक्टर x इज इक्वल टू AB एंड y इज इक्वल टू CD ऑफ द वेक्टर्स R स्क्वायर आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा वो चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे AB CD। ठीक है। तो दिस डिटरमिनेंट लीनियर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। मतलब क्या होगा, AD माइनस BC मस्ट इक्वल टू 0, दैट इज AD इज इक्वल टू BC। देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, फिर ऑप्शन C। ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट V बी द वेक्टर स्पेस एंड V बिलोंग्स टू V, लेट द सिंगलटन वेक्टर V इज Li इफ एंड ओनली if V इज नॉन जीरो एंड सिंगलटन वेक्टर V इज Li इफ एंड ओनली if V इज जीरो। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये पूछा है। तो अभी हमने देखा कि सिंगलटन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब वो क्या होगा, नॉन जीरो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ओनली ए इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट, एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज, क्या होता है, सबसेट ऑफ Li सेट इज ऑल्सो Li। तो ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज, द सुपर सेट ऑफ Ld सेट इज अगेन Ld। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, let A and B be the two non-empty subset of a vector space V, suppose A is contained in the V, then यहाँ पर हमें कंडीशन दी है। देखिए सेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो पहला क्या दिया है, A B के अंदर कंटेन कर रहा है, और पहला क्या दिया है, if B is linearly independent, अगर B linearly independent है तो so is A, तो A भी linearly independent होगा, तो एक है इसका सबसेट, एंड हमें पता है सबसेट ऑफ Li सेट इज अगेन Li। ठीक है। तो फिर ये पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो बाकी स्टेटमेंट हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बेसिस एंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो क्या होता है बेसिस, अ सबसेट बी ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड एज द बेसिस ऑफ V इफ B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू V। तो सबसे पहले वो सेट ऑफ वेक्टर, सबसेट जो है हमारा वेक्टर स्पेस का, वो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो उसका स्पैन क्या होगा, पूरे वेक्टर स्पेस के इक्वल होगा। मतलब वो क्या करेगा, स्पैन करेगा हमारे वेक्टर स्पेस को, मतलब वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। और नंबर ऑफ वेक्टर्स इन दिस बेसिस इज कॉल्ड एज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इफ द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस कंटेन्स n एलिमेंट्स देन द V इज सेड टू बी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। उसको कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। ठीक है। तो जैसे हमारे पास R3 स्पेस है, तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस देखिए किस तरह से होगा, B इज इक्वल टू E1 1 0 0 0 1 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0, E3 इज इक्वल टू 0 0 1। ठीक है। तो ये होगा स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। तो इसको स्टैंडर्ड बेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ये बेसिस बनेगा। जैसे देखिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा,
चेक करना है तो देख सकते हैं आप 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा नॉन जीरो, मतलब ये क्या रहेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अगर मुझे R3 से कोई भी एक एलिमेंट जनरेट करना है एक्स वाई जेड, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक्स वाई जेड को x इंटू E1 प्लस वाई E2 प्लस जेड E3, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पहले पोजीशन पे x, सेकंड पोजीशन पे y और थर्ड पोजीशन पे z इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड बेसिस। तो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द आर्यन स्पेस के लिए, ठीक है। तो En मतलब क्या होगा, n पोजीशन पे 1 और बाकी जगह 0, ठीक है। So next, if V1, V2, Vn is a basis of V or span V over the field F, and if W1, W2 up to Wm belongs to the vector space V are linearly independent over the F, then M is less than equal to N, ठीक है। तो Vn से V1, V2 up to Vn क्या है, बेसिस है, मतलब हमारे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है, N है, ठीक है। और हमारे पास और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए V1 से लेके Vm, देन द m इज लेस देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब क्या, कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट का सेट अगर हमें मिलेगा तो वह हमेशा बेसिस से क्या, उसके अंदर बेसिस से कम वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हो सकते हैं, जितने बेसिस के अंदर है, इसलिए m विल बी लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी। फॉर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, सबसे पहले एनी सेट ऑफ n एलाई वेक्टर इज अ बेसिस। तो कोई भी अगर हमें एलाई वेक्टर्स का सेट मिल गया जिसके अंदर n वेक्टर्स है, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर द n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे होगी हमें R3 के लिए देखा है, स्टैंडर्ड बेसिस देखा है E1, E2 एंड E3। तो इसी तरह से कोई दूसरा अगर मैंने एल सेट ले लिए, 3 ले लिए, जैसे मैंने ले लिया 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, तो ये भी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये लोअर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी रहेगा नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। और 3 वेक्टर है तो 3 डायमेंशन में 3 एलाई वेक्टर मिल जाएंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका बेसिस। तो इसका मतलब बेसिस एक ही होगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बेसिस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। Next, any two bases of V have n numbers of elements and any set of p vectors with p greater than n is linearly dependent, that is any set of n plus 1 vector is linearly dependent। तो किसी भी दो बेसिस के पास अगर हमारा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके पास भी कितने रहेंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे अभी हमने देखा दोनों बेसिस में 3 वेक्टर्स थे 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है। तो और अगर उसके पास p वेक्टर से विच इज p ग्रेटर देन n, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब मैक्सिमम हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं बेसिस के अंदर, उससे एक भी ज़्यादा अगर हो गया तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ V1 V2 Vk बी द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, ठीक है। तो हमारे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है, n है, हमें कितने बेसिस चाहिए, बेसिस के लिए हमें कितने वेक्टर्स चाहिए, n वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर k वेक्टर्स है, इसका मतलब k क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n बाय द प्रीवियस थ्योरम, एंड वी कैन फाइंड द वेक्टर vk plus 1 vk plus 2 up to vn in the vector space such that this vectors v1 v2 vk and this added vector vk plus 1 vk plus 2 vn is a basis for v। तो ये क्या है, ये थ्योरम, इस थ्योरम का नाम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द बेसिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एलाई सेट का वेक्टर्स है और उसमें बेसिस से मतलब डायमेंशन से कम वेक्टर्स है, तो हम वैसे वेक्टर्स वहाँ पर वेक्टर स्पेस से लेकर उसको हम बेसिस बना सकते हैं, ठीक है। तो यह है एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस। तो किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर्स के पास हमेशा बेसिस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के MCQ क्वेश्चन। द बेसिस 1 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1 ऑफ द वेक्टर स्पेस R³ ओवर R इज नोन एज, ये तो ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, let AB belongs to R square and V1 is equal to AB and V2 is equal to BA, then the V1 V2 form the basis of R square if and only। तो इसका डायमेंशन क्या है, R square का 2, ठीक है। तो ये बेसिस कब बनेगा, जब ये 2 एलाई वेक्टर्स हमें मिलेंगे, तो हमें बस ये एलाई है कि नहीं वो चेक करना है। मतलब कैसे चेक करेंगे हम, AB एंड सेकंड वेक्टर क्या है BA, अगर इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या, A इंटू A स्क्वेयर और माइनस B इंटू B स्क्वेयर, वो क्या होना चाहिए,
नॉन ज़ीरो। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और फिर वो क्या बन जाएगी, बेसिस। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लेट E1 अप टू En बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn, देन x1 की वैल्यू ये दी है, x2 की वैल्यू ये दी है और xn की वैल्यू ये दी है, और पूछा है कि ये बेसिस कब बनेगा Rn के लिए। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पे बस Li है कि नहीं वो चेक करना है। तो पहले केस में देखिए क्या है, A11 E1, E1 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 बाकी जगह, अब n टपल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वेक्टर क्या रहेगा, A11 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट पोजीशन पे और बाकी जगह 0। ठीक है, इस तरह से जितने भी 0 बन रहे। और सेकंड वेक्टर में क्या होगा, A12 फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, E2 मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, A22, और बाकी सब जगह 0। ठीक है, जो भी है, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा, A13, A23 और A33। ठीक है, इस तरह से बाकी जगह 0, तो इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो डिटर्मिनेंट बनेगा, तो ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, और इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जो रोज में एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब A11, A22, A33, ये सब, इन सब का मल्टीप्लीकेशन यही होगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, ये जब क्या हो, नॉन जीरो, मतलब A11, A22, A33 इनका प्रोडक्ट क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, तो इसलिए फिर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, let S equal to U1, U2 up to UP be a linearly independent subset of the vector space V generated by V1 up to UQ, मतलब इससे जनरेट हुआ, मतलब ये क्या है, बेसिस है इसका। ठीक है, इसके अंदर कितने वेक्टर्स है, Q वेक्टर्स है, और हमारे पास और ये U1 से लेके UP क्या मिल गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो फिर ये वेक्टर्स हमेशा बेसिस के वेक्टर्स से क्या होंगे, आइदर लेस देन इक्वल टू होंगे। इसका मतलब क्या होगा, P विल बी लेस देन इक्वल टू Q। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस C ओवर R। ठीक है, तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले इसकी बेसिस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए C ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमने बेसिस हम कैसे बनाएंगे, B इज इक्वल टू 1 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके 0 से इक्वेट करेंगे, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड R। तो ये किससे इक्वेट होगा, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आयोटा विल बी इक्वेट टू 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट तो बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब 1 क्या है, नॉन जीरो, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा बीटा दोनों 0 मिल गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करना है x प्लस आयोटा वाई, तो क्या होगा, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू आयोटा। ठीक है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे जितने भी नंबर से हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, उसका बेसिस। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1 and 2, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V ओवर R क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सम एंड द डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेस। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, लेट U एंड W बी द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F, then the sum of the subspace is defined as U plus W is equal to set of all vectors V belongs to the vector space V such that V is equal to U plus W where U belongs to the U and W belongs to the W। तो sum of the subspace में हम क्या कर रहे हैं, पहला वेक्टर हम U से ले रहे हैं, सेकंड वेक्टर हम W से ले रहे हैं, और उनका सम होने के बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा उनका कलेक्शन होगा हमारा सम ऑफ द सबस्पेस। तो U और W अगर सबस्पेस है तो U प्लस W भी सबस्पेस होगा क्या, चलिए देखते हैं। U प्लस W इज इक्वल टू द लीनियर स्पैन ऑफ U यूनियन W, और U प्लस W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग U यूनियन W। तो ये क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा, और ये लीनियर स्पैन की इक्वल होने के कारण क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग U यूनियन W। ठीक है, तो उनका डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। तो ये हमें सेट थ्योरी से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेस। तो V is said to be direct sum of the U plus W, इसका नोटेशन इस तरह से रहेगा, if and only V is the sum of U plus W and U intersection W is 0। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, U intersection W is 0, मतलब क्या है, जो हमारे सबस्पेस है वो क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर देखिए
ये अगर इंटरसेक्शन जीरो होगा जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ये क्वांटिटी पूरी क्या बन जाएगी जीरो। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इन केस ऑफ द डायरेक्ट सम ऑफ द सबस्पेस। तो इसी कंडीशन को हम और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू अगर डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के इक्वल हो गए, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट सम के केस में यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, जीरो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन स्पेस। तो जिस तरह से हमने ग्रुप थ्री के अंदर क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन स्पेस क्या होगा, इफ W is the subspace of the vector space V, then V by W is the quotient space, that is the collection of all the cosets of W with identity elements W। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन स्पेस। इसके ऊपर के थ्योरम देखिए, इफ W is the subspace of the finite dimensional vector space V, then W is finite dimensional and dimension of W less than equal to dimension of V, and dimension of V by W is equal to dimension of V minus dimension of W। तो अगर हमारा वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, W उसका सबस्पेस है, तो W भी क्या बन जाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल। मोरओवर इसका सबस्पेस है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। और अगर ये डायमेंशन ऑफ W अगर डायमेंशन ऑफ V के इक्वल हो गया तो फिर वो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, एंड द डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन स्पेस V by W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यूज क्वेश्चन। लेट U बी द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V, देन देखिए क्या ऑप्शन दिए, U प्लस यू इज इक्वल टू यू, U प्लस यू इज इक्वल टू यू, U प्लस वी इज इक्वल टू वी एंड U प्लस जीरो इज इक्वल टू V। ठीक है, तो U क्या है, सबस्पेस दिया है। तो अभी हमने सबस्पेस का एडिशन किस तरह से डिफाइन किया था, U प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू वेयर U बिलोंग्स टू U एंड W बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, U प्लस U है, मतलब क्या होंगे U प्लस U वेयर U बिलोंग्स टू U होगा। ठीक है, तो U तो सबस्पेस है, तो इसके अंदर उसी के वेक्टर्स अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे U प्लस U टू थोड़ी होने वाला है। यहाँ पर U सबस्पेस होने के कारण यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स उसी के अंदर हम ऐड करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन से इसी के अंदर फिर से बिलोंग करेंगे, तो कोई हमें नया सेट तो मिलने नहीं वाला यहाँ से। तो U प्लस यू फिर से हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, फिर से U मिल जाएगा। ठीक, सो U प्लस यू विल बी इक्वल टू U। ठीक है, बिकॉज U इज द सबस्पेस। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर टू सबस्पेस U एंड W ऑफ द वेक्टर स्पेस V और F, इफ V इज इक्वल डायरेक्ट सम ऑफ U प्लस W इफ एंड ओनली। कब होगा इसका डायरेक्ट सम, अभी हमने देखा जब वो उसका सम हो और उनका इंटरसेक्शन क्या हो, जीरो, मतलब क्या हो, डिसजॉइंट हो। तो मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। So next question is, if V is a finite dimensional vector space over the field K and W and U are the subspace of V, then which of the statement is correct। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, डायमेंशन ऑफ W प्लस यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ U, नहीं है, होता है ये करेक्ट। इसके और क्या मिलेगा हमें, डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन U, ये सबट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए, डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ U इफ एंड ओनली इफ W प्लस यू इज द डायरेक्ट सम ऑफ W प्लस यू। ठीक है, तो डायरेक्ट सम लेते ही क्या बन जाएगा, इनका इंटरसेक्शन W यूनियन U, ये क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, फिर जीरो। तो फिर इस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ W इज द सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस V बाय W इज। तो क्या होता है डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस, V डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ W इज द सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल, W उसका सबस्पेस, तो वो भी क्या बनेगा, फाइनाइट डायमेंशनल, एंड डायमेंशन ऑफ W विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, डायमेंशन ऑफ V बाय क्वेश्चन स्पेस V बाय W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और इफ द डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, तो अगर सबस्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से इक्वल हो गया तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने लीनियर अलजेब्रा के पहले यूनिट के ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उनके टॉपिक और क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।